तो लिखो इलास्टिक कॉलिजन ऑफ बॉल विथ बॉल। ठीक है, क्या मतलब है? एक बॉल को मैं एक दीवार पे फेंक रहा हूं, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि जब बॉल दीवार से टकरा रही है तो टकराने में उसकी कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रही है। जितनी वेलोसिटी से वो टकराएगा वापस उतनी वेलोसिटी से ही रिटर्न करेगा। इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आप चाहो तो कहीं लिख लेना। इसके बारे में हम फर्दर और पढ़ेंगे जब आप सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे मैं कोलिजन वाला एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें इलास्टिक कोलिजन के बारे में डीप में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी खाली इतना याद रखो कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है इस तरह का कोलिजन जिसमें कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है, नो एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी ही वेलोसिटी से वापस रिटर्न भी होगा। तो देखो इधर एक बॉल है, सपोज करो एक दीवार है, और मैंने क्या करा, एक बॉल को यहां से थ्रो किया। बॉल यूं जा रही है, यूं गई, ऐसे करके। ठीक है, इस बॉल को इस तरह से थ्रो किया। अब सपोज करो मान लो ये बॉल अगर यहां पर नहीं होता, अगर ये बॉल नहीं होता तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करता, यहां तक जाता, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है यहां से लेके यहां तक? ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या रेंज होती। लेकिन क्या यहां पर तो वॉल है, तो वॉल से टकराने के बाद क्या हुआ, रिटर्न होगी वापस, ऐसे करके गिरेगी। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है कि ये इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, और आप मान लो कि जो वॉल है, ये वॉल मेरे से x डिस्टेंस पर है, मैंने x डिस्टेंस से बॉल को फेंका, मैंने x डिस्टेंस से बॉल को वॉल की तरफ फेंका। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी ये निकालना है। ठीक है, तो देखो समझो इसको, तो ये बॉल ऐसे जा रही है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो पूरी रेंज में से अगर मैं x माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। पूरी रेंज में से यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस में से अगर मैं x वाला पार्ट माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा मेरे पास? r माइनस एक्स। मतलब यहां पर जब बॉल टकराई, जब टकराने से पहले बॉल के पास इतनी एनर्जी है कि वो सिर्फ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए, वो सिर्फ r माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। तो टकराने के बाद भी ये यहां से लेके बॉल से कितनी डिस्टेंस पे जाएगा? केवल r माइनस एक्स हॉरिजॉन्टल दूरी ही तय कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी ही एनर्जी है। ठीक है, ये r माइनस एक्स है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? r माइनस एक्स, क्योंकि दीवार से टकराने के बाद वापस ये रिटर्न होगा, तो रिटर्न होने पर भी ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज इक्वल टू r माइनस एक्स। मुझे निकालना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो देखो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, आपको यहां से लेके यहां तक पता है ये x है, ये r माइनस एक्स है, तो x में से r माइनस एक्स माइनस कर दोगे तो ए बी बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x माइनस r माइनस एक्स, सॉल्व करोगे 2x माइनस r आएगा। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी विच इज इक्वल टू 2x माइनस r। किसी को बात समझ में आई या ऊपर से देखो? ठीक है, तो बॉल को जरूरी नहीं है आप यहां से देखो, बॉल को पास पे खड़े हो गए, ऐसे करके खड़े हो गए, ऐसे फेंक सकते हो। अभी तो क्या मैंने दूर से यूं फेंका था, अब मैं क्या होगा दूसरे केस में पास पे खड़े होकर फिर फेंकूंगा बॉल को, तो उस केस में देखो क्या होगा। तो देखो ये वॉल है इस तरह से, अब मैंने बॉल को यहां से फेंकी, ऐसे करके फेंका। अगर ये वॉल नहीं होता तो ये ऐसे जाता, पूरी मैक्सिमम हाइट तक जाता, फिर शायद ये यहाँ पे कहीं ग्राउंड पे गिर जाता।
आ रही है बात समझ में? यहां तक जाता है ऐसे करके और फिर यहाँ पे गिर जाता। अगेन ये डिस्टेंस कितनी, वॉल से इसकी डिस्टेंस है x, ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाती कितनी, रेंज r, यहां से टकराने पे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पीछे ऐसे गिरेगी, ज्यादा कर दिया, ऐसे करके गिरेगा पीछे रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहां पे कहीं गिरेगा, ये पॉइंट आपका A इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट आपका B फाइनल पॉइंट, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस अगेन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी r माइनस एक्स, अगेन r माइनस एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि पूरा r है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। टकराने के बाद बॉल के पास कितनी एनर्जी बची, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, अगेन ये r माइनस एक्स होगा, क्योंकि बॉल के पास इतनी ही एनर्जी है कि वो r माइनस एक्स तक जा सके टकराने के बाद, ठीक है, क्योंकि फर्दर r माइनस एक्स जा रही थी, तो टकराने के बाद भी इधर से कितनी जाएगी, r माइनस एक्स ही जाएगी, ये x है, ये r माइनस एक्स है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस r माइनस एक्स में से x घटा दो, तो ए बी या बी ए बराबर कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स माइनस का x, r माइनस एक्स पूरा माइनस एक्स कितना हो जाएगा r माइनस 2x, तो बी ए हो जाएगा r माइनस 2x। आया समझ में? ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन का मतलब है इस तरह का प्लेन, ये प्लेन आपका थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी तरह आपने कोई रॉड देखी होगी या कोई फ्लाईओवर, ठीक है, तो इसमें दो तरीके, या तो मैं नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंकूं या ऊपर से खड़े होकर नीचे की तरफ फेंकूं, ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं। तो पहला वाला हम वे लेते हैं प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन, प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन मतलब नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं मैं बॉल को, प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या करा, u वेलोसिटी से बॉडी को फेंका, कितने एंगल पर, ये इंक्लाइन प्लेन से अल्फा एंगल बना रहा है, किससे, इंक्लाइन प्लेन से अल्फा एंगल बना रहा है, और इस एंगल को थीटा मत लो, इसको बीटा ले लो, ठीक है, इस एंगल को क्या ले लो, बीटा ले लो, और जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वो बीटा है, ठीक है। मुझे निकालना है, अब देखो इसको पाथ जो होगा वो कैसा होगा, ये बॉडी कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी और फिर ऐसे करके गिरेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके पाथ को, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने बताया था कि हम बॉडी के मोशन को दो अलग अलग डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन अलग और वाई डायरेक्शन अलग में तोड़ देते हैं, तो मैं यहां पर भी वही करूंगा, एक्स अलग और वाई अलग करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो इंक्लाइन प्लेन है इस तरफ मैं पॉजिटिव एक्स सपोज करूंगा, मैंने अपने क्या करा, एक्स और वाई को ही उल्टा कर दिया, एक्स और वाई को ही मैंने रोटेट कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरफ मैं मानूंगा प्लस एक्स, इस तरफ मैं मानूंगा प्लस एक्स, और इस तरफ मैं मानूंगा प्लस वाई, इस तरफ आपका हो गया एक्स और इस तरफ हो गया आपका वाई, ठीक है, ये बात समझ में आई। ये यू एंगल बना रहा है किससे, इस प्लेन से, तो u का इस तरफ कंपोनेंट होगा कितना बेटा, u cos अल्फा होगा ना ये, और इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा, परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन के, क्या ये u sin अल्फा होगा, ये बात समझ में आई कंपोनेंट वाली, u cos अल्फा और u sin अल्फा, ठीक है। अगेन और देखो, ये वाली जो हाइट होगी दैट इज h max, ये क्या होगा आपका h max होगा, ठीक है। और अब देखो इसको अलग कलर वाले पेन से यूज कर रहा हूं मैं, ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी r1 होगी, दिख रहा है क्या आप लोगों को, r1, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी दैट इज r2, तो जो इसकी रेंज होगी वो सम होगी किसका, r1 प्लस r2 का,
यहां से लेके मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो बीचों बीच में नहीं आएगा। ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन में क्या होता था, वो बीचों बीच आता था, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट होगी वो बीचों बीच नहीं आएगी, ठीक है, वो थोड़ा सा इधर की तरफ आएगी। इसमें R1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा R2 के कंपैरिजन में। इसका रीजन भी बताऊंगा मैं, R1 क्यों ग्रेटर होगा R2 के कंपैरिजन में, ठीक है। R1 R2 समझ में आया। R1 जो होगा वो R2 से ग्रेटर होगा। अब मुझे क्या करना है, इसके मोशन को तोड़ना है x और y में। तो x इस तरफ, मुझे x की तरफ इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई कितनी, u cos अल्फा, और x की तरफ y की तरफ इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई कितनी, u sin अल्फा। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी किधर लग रहा है, जी तो लग रहा है सर नीचे की तरफ, लेकिन हमें नीचे की तरफ नहीं लेना, हमें तो एक तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है और एक प्लेन के अलोंग लेना है। जी की वैल्यू एक्सीलरेशन जो चाहिए मुझे, वो तो एक तो प्लेन के पैरेलल कितना होगा और परपेंडिकुलर कितना होगा ये चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इस जी के भी कंपोनेंट करेंगे। तो देखो जी जो है वो इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, जी जो है वो ऐसा करके लग रहा है। अगर मैं इस प्लेन को देखूं, ये वाला एंगल अल्फा, अल्फा नहीं सॉरी, ये वाला एंगल कितना है प्लेन का, ये एंगल है बीटा। जी जो है वो परपेंडिकुलर लग रहा है ऐसे करके नीचे की तरफ, क्या ये वाला एंगल 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 90 माइनस बीटा। तो मुझे इसके परपेंडिकुलर जी के कंपोनेंट देखो कैसे होंगे, ये परपेंडिकुलर और सॉरी ये आपका y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ये एंगल बीटा, तो ये वाला सॉरी 90 माइनस बीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये पूरा परपेंडिकुलर है आपका। अगर ये वाला एंगल आपका 90 माइनस बीटा है तो ये कितना होगा बीटा। तो मुझे पता चला, क्या पता चला देखो, कि जैसे जी ऐसे लग रहा है, तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये वाला एंगल मेरा बीटा आता है, ठीक है। तो जी का ये वाला कंपोनेंट इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा जी कॉस बीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा जी साइन बीटा। ये बात समझ में आई क्या?